बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने मानव भूगोल के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मानव भूगोल में पिछले वीडियो में हमने नियतिवाद के बारे में बात की थी और नियतिवाद के बारे में बात करके हमने केवल एक या दो विद्वानों के बारे में ही बात कर पाए थे हम लोग। उसमें हिप्पोक्रेटस प्रमुख विद्वान थे जिनके बारे में हमने बात की थी। आप लोग जब इससे आगे पढ़ेंगे तो विद्वान हुए थे अरस्तु, जिन्होंने पृथ्वी को मानव भूगोल की दृष्टि से या मानव निवास की दृष्टि से 3 भागों में बांटा। पहला उन्होंने कहा बसी हुई पृथ्वी, दूसरा उन्होंने कहा बसाव योग्य पृथ्वी और तीसरा उन्होंने कहा बसाव के अयोग्य पृथ्वी। तो अरस्तु महोदय ने जो ये 3 भाग बांटे, इसमें पहला बसी हुई, जहाँ मानव वर्ग रह रहा है, जहाँ मानव वर्ग के सारी जो सुविधाएं हैं वो उसके लिए उपलब्ध हैं या वह वहाँ पर परिवर्तन करके अपने सुविधा अनुसार सारी अपनी सुविधाएं उपलब्ध कर चुका है। दूसरा था बसाव योग्य भूमि, यानी कुछ स्थान अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर मानव रह सकता है, जैसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र जहाँ मानव जंगल साफ करके और आगे समतल भाग जो पहले कृषि के रूप में थे या बंजर चरागाह के रूप में थे या बंजर थे, उन भागों पर अपना घर बनाकर अपनी सुविधाएं क्रिएट करके, जैसे आप देखेंगे कि मरुस्थलीय इलाके जो थे वहाँ पर भी अब धीरे धीरे मानव ने अपनी सुविधाओं को जुटाना शुरू कर दिया है और वहाँ पर भी बसना शुरू कर दिया है। तो ये बसाव योग्य भूमि जहाँ मानव बस सकता है, यानी अभी नहीं बसा हुआ है लेकिन उसकी संभावनाएं वहाँ पर हैं। तीसरा इन्होंने कहा बसाव के अयोग्य भूमि। बसाव के अयोग्य भूमि में इन्होंने कहा कि वह भूमि जहाँ मानव चाहकर भी अपना निवास स्थान नहीं बना सकता, जैसे विश्व के वो सारे हिम से ढके हुए क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर हिम रहती है, वहाँ मनुष्य बहुत कोशिशों के बावजूद वहाँ का टेम्परेचर बदलने में कामयाब नहीं हो सका है और इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्र जितने भी हैं वहाँ एस्किमो एक बहुत माइनर प्रजाति के रूप में, बहुत कम संख्या वाले लोगों के रूप में दिखाई देती है। बाकी वहाँ पर अभी भी विकसित देशों के क्षेत्र के लोग वहाँ जाकर नहीं रह पा रहे। तो इन्होंने नियतिवाद में इस तीसरे क्षेत्र को बिल्कुल ये कहा कि मानव के लिए बसाव के अयोग्य भूमि जो है वहाँ मानव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, वहाँ पर मानव को रहने की इजाज़त प्रकृति नहीं देती। तो ये प्रबल नियतिवादी विद्वान थे। उसके बाद स्ट्रैबो महोदय की एक विश्वकोशीय ग्रंथ है जो भूगोल के नाम से है। तो उन्होंने भी उसमें लिखा कि मानवीय स्वभाव और उसका आवासीय प्रतिरूप, उसका व्यवहार, आचार विचार, धर्म सभी वहाँ की प्राकृतिक जलवायु पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक तत्वों में जलवायु, धरातल, स्थिति, मिट्टी आदि सभी के प्रभाव को उन्होंने विस्तार से स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा कि मानव का सबसे पहले इन्होंने कहा स्वभाव। तो आप स्वयं इस बात को प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि व्यक्तियों के, जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो व्यक्तियों की भाषा, भारत में उत्तर भारत में हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो ना हिंदी ना इंग्लिश, वहाँ उनकी जो स्थानीय भाषा है वो उसको बहुत तवज्जो देते हैं या उसको बहुत महत्व देते हैं। दूसरा घर कैसे बनेंगे? पहाड़ी इलाके में घरों की छत तिरछी होगी, समतल भाग में सीधी होगी। तो ये भी प्रभाव किसका हुआ?
जलवायु का। फिर उसका व्यवहार में अभी हमने पिछली बार भी जब इसकी बात की थी आपके मानव और पर्यावरण की, तो उसमें भी कहा था कि जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले मानव वर्ग हैं वो साहसी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन जो समतल भागों में रहने वाले लोग हैं वो पहाड़ों की तुलना में या कठिन परिस्थितियों वाले व्यक्तियों की तुलना में भीरू होते हैं, निरुद्योगी मतलब कार्य के प्रति आलसी होते हैं और बहुत आसानी से परतंत्र होने की प्रवृत्ति होती है। आकर कोई भी उन पर अपना अधिकार जमा सकता है। तो ये भी क्या है कि उनका व्यवहार कैसे होता है, व्यवहार भी जलवायु, धरातल, स्थिति, मिट्टी पर निर्भर करता है। तो ये स्ट्रैबो महोदय थे, ये भी कट्टर नियतिवादी थे। इन्होंने भी यही कहा कि प्रकृति के तत्व मानव के व्यवहार, निवास और उसके धर्म के प्रति जितनी आस्था होती है वो सब निर्भर होती है वहाँ की जलवायु, वहाँ के उच्चावच, वहाँ की अक्षांशीय स्थिति और वहाँ की मिट्टी का उत्पादन, जितना भी मिट्टी में आपकी फसलों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारे 16वीं सदी में बोदिन नामक फ्रांसीसी विद्वान हुए थे जिन्होंने रिपब्लिक नाम से एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अक्षांश, ऊंचाई, जलवायु, कटिबंध आदि के प्रभावों को सांस्कृतिक तत्वों के विकास से संबंधित किया था। इनका भी यह कहना था कि मनुष्य की जितना भी सांस्कृतिक विकास वर्तमान में हम देख रहे हैं वो सारा का सारा पैदा हुआ है या विकसित हुआ है वहाँ उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति के कारण, वहाँ के उच्चावच के कारण, वहाँ की जलवायु के कारण। उसके बाद राजनीति विज्ञान के एक विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने भी जलवायु के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि ठंडी जलवायु के लोग, जहाँ थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है बजाय समतल और उष्णकटिबंध के, तो ठंडी जलवायु के लोग जो होते हैं वो सशक्त होते हैं, साहसी होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, कोई भी बात कहने में अपना अधिकार रखते हैं और कपट रहित होते हैं। हालांकि ये बात हर क्षेत्र पर लागू नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक जनरल जो स्टडी होती है उसमें ये बताया जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय के अनुसार ठंडी इलाके के लोग कैसे होंगे? सशक्त, साहसी और स्पष्ट वक्ता, कपट रहित। लेकिन इसके विपरीत जहाँ भी दक्षिणी एरिया है, जहाँ शीत ऋतु ज़्यादा प्रभावी नहीं है, वहाँ पर लोग जो होते हैं वो भीरू होते हैं, शरीर से क्षीण होते हैं, मतलब ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते हैं, निष्क्रिय होते हैं, बहुत अधिक कार्य करने की उत्साह उनमें प्रकृति के कारण ही नहीं होता है। ये प्रकृति के प्रभाव को दिखाता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि उपजाऊ जो प्रदेश होंगे वहाँ साम्राज्यवाद होगा, और जहाँ भी ऊसर प्रदेश होंगे, जहाँ अनुपजाऊ भूमि होगी या कम उपजाऊ भूमि होगी, वहाँ पर लोकतंत्र, जनतंत्र का प्रभाव अधिक होगा। यानी साम्राज्यवाद कहाँ होगा? जहाँ बहुत अच्छा और अधिक उत्पादन होता है। अब इसको आप नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मध्य युग के उत्तरार्ध की। तो मध्य युग के उत्तरार्ध में जो आपका वर्तमान युग के प्रारंभ में, मध्य युग के उत्तरार्ध और वर्तमान युग के प्रारंभ में फास्टर बंधु थे, कांट महोदय थे, हेम्बोल्ट, रिटर, रेटजल आदि सभी विद्वानों ने 18वीं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भौतिक तत्वों को स्पष्ट किया और नियतिवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मतलब इन सब ने प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पर माना और अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से, अपने शोध से इन्होंने यही किया कि मानव पर प्रकृति
पूर्णतया प्रभाव डालती है और मानव के सारे क्रियाकलाप प्रकृति पर ही निर्भर होते हैं। अब हम्बोल्ट महोदय जो थे, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मॉस। इसमें भी इन्होंने अपना बताया कि भौतिक परिवेश की जो शक्तियां हैं वो मानव शक्तियों को प्रभावित करती हैं। यानी भौतिक शक्तियां अधिक स्ट्रॉन्ग होती हैं, अधिक मजबूत होती हैं, जबकि मानव की शक्तियां प्रकृति की उन मजबूत शक्तियों के आगे कमज़ोर होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि सबसे पहले तो अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कोरोना। अब आप सभी इस समय, पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। ये बीमारी कैसे उत्पन्न हुई? इस बीमारी के कारण विकसित राष्ट्र भी भयभीत हो गए। इस बीमारी ने बड़े से बड़े विकसित देश को भी हिलाकर रख दिया। ये है नियति। यानी प्रकृति ने एक ऐसा वायरस क्रिएट किया जिसमें विकसित देश भी पस्त हो गए। उनके सारा मेडिकल सिस्टम फेल हो गया। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं विश्व में, वो अभी तक भी कोरोना की बात हुए लगभग आधा साल निकलने को है। जनवरी फरवरी से ये चर्चा शुरू हो गई थी और आज अगस्त चल रहा है, तो लगभग 6 महीने का पीरियड इसमें निकल चुका है। और उसके बावजूद पूरे विश्व में अभी तक कोई भी ऐसी दवा अभी तक नहीं इजाद हो पाई है जिससे कि मनुष्य ये मान ले कि अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी लगातार एक ऐसा वायरस जो ना दिखाई देता है, जिसको ना हम देख नहीं सकते, जो कहीं भी किसी व्यक्ति ने छू दिया वो वहीं रह जाता है और दूसरे व्यक्ति ने छुआ तो उसको लग जाता है। कोई व्यक्ति छींकेगा तो लग जाएगा, कोई व्यक्ति थूकेगा तो लग जाएगा। अब ये जो आदतें हैं ये विकासशील देशों में तो बहुत ज़्यादा, हमारे भारत देश में तो सबसे ज़्यादा जो पान चुर्री खाने की आदत है लोगों को, वो जगह जगह थूकते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नियंत्रण या ऐसा कोई पनिशमेंट ही नहीं है कि व्यक्ति सड़क पे चलते हुए थूकेगा नहीं या छींकेगा नहीं। तो आप सोचिए कि नियति ने आपको, पूरे विश्व को अपने चंगुल में ले लिया एक वायरस के कारण। अब कहाँ है विकास? कहाँ है मानव के विकास की बड़ी बड़ी बातें, चंद्रमा और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की बातें? तो प्रकृति हमेशा प्रबल है। प्रकृति की शक्तियाँ मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। लेकिन फिर से हम उस बात पर आते हैं कि हम्बोल्ट महोदय जो थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर नियतिवादी नहीं थे। उन्होंने जो मानव की आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं हैं, मतलब मानव के बौद्धिक विकास का जो रूप आज हम देखने को, कि आदि मानव की स्थिति से आज का विकसित मानव जो दिखाई देता है वो उसकी बौद्धिक विकास से आया है। और बौद्धिक विकास जो है वो प्रकृति से स्वतंत्र है। यानी कहीं का भी व्यक्ति अपने दिमाग से बहुत सारे ऐसे आविष्कार कर सकता है और वो कहीं भी किसी भी एरिया में बैठे बैठे कर सकता है, चाहे वहाँ प्रकृति प्रतिकूल हो, चाहे वहाँ प्रकृति अनुकूल हो। सब तरह से मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर सकता है। तो ये प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं है क्या? बुद्धि। तो इनका चिंतन जो है वो थोड़ा सा विरोधाभासी है। ये मानव की शक्तियों को भी स्वीकार कर रहे हैं और ये प्रकृति को भी शक्तिशाली मान रहे हैं। नेक्स्ट, इन्हीं के शिष्य थे रिटर महोदय, जिन्होंने अपने एक विख्यात ग्रंथ था अर्धकुंडे, उसमें ये कहा कि पृथ्वी और उसके निवासियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यानी ना ही तो पृथ्वी सर्वशक्तिशाली है और ना ही मनुष्य।
ये कठोर नियतिवादी ये भी नहीं थे। इन्होंने भी भूमि और निवास का एक दूसरे के साथ संबंध बताया। और ये तो सच ही है बच्चों की, यदि मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विकास नहीं करता या वैज्ञानिक आधार पर इतने रिसर्च, इतने शोध नहीं हुए होते, तो आज भी मानव जंगलों में घूम रहा होता और कंदमूल खाकर अपना जीवन जी रहा होता। तो ये मानव की बुद्धि का ही विकास है, कमाल है कि आज विश्व हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। आज आप घर बैठे हैं और मैं आपके सामने यहीं से बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे आपसे बात कर रही हूँ। तो ये सब टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? मनुष्य की बुद्धि से। प्रकृति के नियंत्रण से ऊपर उठकर मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो मानव प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है और बनाकर उसका उपयोग करता है। अब इसमें नेक्स्ट थे बकील महोदय, जिन्होंने 1861 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था उनका, इंग्लैंड की सभ्यता। तो इंग्लैंड की सभ्यता का इतिहास में इन्होंने प्रकृति और मानव दोनों को समान महत्व देते हुए कहा कि मानव प्रकृति को अनुकूल बनाकर ही अभिष्ट प्राप्त कर सकता है। मतलब अपनी सारी इच्छाओं का जो पूर्णता है वो मनुष्य प्रकृति के साथ अनुकूलन बनाकर करता है। उसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में कठोर नियतिवाद के समर्थक जो थे उनमें डिमोलेंस महोदय थे, रैडजल थे, कुमारी सेम्पुल थी। डिमोलेंस महोदय कहते हैं कि समाज का निर्माण एवं विकास प्रकृति और वातावरण से ही होता है। लीप्ले महोदय कहते हैं कि प्रत्येक मानव समुदाय एक निश्चित वातावरण में निवास करता है। और जो कुमारी सेम्पुल थी वो तो बहुत ही कट्टर इसकी नियतिवाद की समर्थक थी। इन्होंने तो इनकी जो पुस्तक है भौगोलिक परिवेश के प्रभाव, वो नियतिवाद का प्राण है। मतलब वो नियतिवाद को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। और इनका जो कहना था वो कहना था कि मानव मात्र मोम का पुतला है जिसे प्रकृति अपनी इच्छा अनुसार ढालती है। तो ये कट्टर नियतिवादी थी। इसके बाद रैडजल महोदय हुए, जिन्होंने पहली बार पृथ्वी को मानवीय भूगोल के नाम से पुकारा था, भूगोल को मानवीय भूगोल के नाम से पुकारा था। और अपने ग्रंथ में मानवीय भूगोल में इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि भूतल पर मानव का जो वितरण है वो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। और ये एक सच है, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि 0 डिग्री से अगर हम 10 डिग्री तक अक्षांश तक देखें तो वहाँ पर विषुवत रेखीय प्रभाव है। वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है, दिन और रात बराबर से हैं। वहाँ पर लगातार प्रतिदिन वर्षा होती है। तो उन एरियाज़ में आप देखेंगे कि जो जलवायु है वो कठिन है, गर्मी वाली है। तो वहाँ भी जनसंख्या आपको कम दिखाई देगी। फिर जैसे ही आप बढ़ेंगे 10 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर तो लगभग 35 डिग्री अक्षांश तक मानव समुदाय का जमाव बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, अलग अलग ऋतुएं, अलग अलग जलवायु, और उसमें मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारी सुविधाओं का स्कोप हो जाता है। तो मानव का इन्होंने जो कहा कि मानवीय भूगोल में कि मानव का जो वितरण है, अब वो वितरण आपको दिखाई दे रहा है कि इन एरियाज़ में ज़्यादा है। कारण वहाँ प्राकृतिक शक्तियाँ जो हैं वो आप मानव शरीर के अनुकूल हैं। अब फिर भी इन्होंने एक बात कही कि हमारी बुद्धि, संस्कृति, सभ्यता की उपलब्धियाँ जितनी भी हैं उनकी तुलना इन्होंने कहा कि एक चिड़िया से की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। कि जैसे चिड़िया अपनी मर्जी से कहीं भी उड़कर जाती है, वैसे मनुष्य वातावरण के साथ इतना स्वच्छंद नहीं हो सकता। इनका कहना है कि हम मनुष्य की तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है। कि पौधे का तना हवा में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, कितना भी वो ऊंचा हो जाए, लेकिन
उसकी जड़ जो है वो ज़मीन से आबद्ध रहेगी, ज़मीन से जुड़ी रहेगी। तो मानव अपना मस्तिष्क जो है वो चाहे कितना भी आकाश में उड़ा ले, लेकिन उसका जो पैर है वो हमेशा ज़मीन पर टिका रहेगा, और उसकी जो धूल है वो धूल में यानी प्रकृति में मिल जाएगी। अब ये हम हमेशा ही कहते हैं कि शरीर मिट्टी का बना है और मृत्यु के पश्चात ये मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी जो शरीर की मुक्ति है वो भूमि के द्वारा ही होती है, चाहे वो जलाकर हो, चाहे वो दबाकर हो, ये सारा। तो इन्होंने भी, ये भी कट्टर नियतिवादी थे, और इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो स्वच्छंद नहीं है, उसको ज़मीन से जुड़कर ही रहना पड़ेगा, प्रकृति को सर्वव्यापी मानना ही पड़ेगा। अब नियतिवाद की जो आलोचनाएं हैं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। नियतिवाद की आलोचना में पहली आलोचना रोजर मिन्सुल महोदय ने की है। इन्होंने कहा कि नियतिवादी मानव पर प्रकृति को हावी बताने में इतना जुटे रहे कि मानव द्वारा जो आविष्कार, जैसे पहिया, हल, कृषि यंत्र, इन सब पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये भूल ही गए कि प्रकृति प्रभावी है, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि से उस प्रकृति पर धीरे धीरे अपना सुविधाजनक जीवन जीने के लिए वो कार्य शुरू कर दिए हैं, जिससे उसको अपना जीवन आसानी से जी सके। जैसे कृषि कार्य करने के लिए हल का निर्माण, कृषि यंत्रों का निर्माण और परिवहन के लिए पहिए का निर्माण जो हुआ वो नियतिवादी भूल गए। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक ही प्रकार के परिवेश में मानव का अलग अलग तरीके से विकास हुआ है, वो नियतिवाद की आलोचना करता है। जैसे कि शीत ऋतु वाले लोग अगर हम बात करते हैं तो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, आपकी उत्तरी अमेरिका वाले भी पार्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अधिक ठंड में हैं, वहाँ के विकास में। और जब हम आते हैं मंगोलिया नहीं, सॉरी, आपके अरब क्षेत्र पर, अरब भी नहीं कहेंगे इसको, आप आ जाइए, चलिए भारत में आ जाते हैं, हम हिमालयाज़ के एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर वो डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लोगों में। तो टेम्परेचर जो है दोनों जगह शीतकाल है, बल्कि वहाँ ज़्यादा कठिन परिस्थिति है बजाय हिमालयाज़ के, जो हमारे उत्तराखंड और हमारे पूर्वी प्रदेश में रहने वाले, ईस्ट पार्ट में जो रहने वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके पश्चात बावजूद भी यहाँ पर विकास कम देखने को मिलता है, जबकि वहाँ पर विकास ज़्यादा देखना पड़ता है। तो एक ही परिवेश में व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकास करता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि कठोर नियतिवाद तो अवास्तविक है, यानी मनुष्य सामंजस्य बिठाता है प्रकृति के साथ, पर ऐसा नहीं है कि जैसा प्रकृति ने दिया है वो वैसे ही रहेगा, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। अब इसको मैं एक छोटी सी आपको बात बता देती हूँ कि एस्किमो लोग जो भी हैं, बर्फ़ में तो आपको मकान बनाने की कहीं परमिशन ही नहीं दी है, वहाँ तो टेम्परेचर ही इतना कठिन है कि वहाँ रहना ही मुश्किल है। उसके बावजूद वहाँ पर जो एस्किमो प्रजाति है वो बर्फ़ से अपना घर बना लेती है, सील मछली को की चर्बी से गर्मी पैदा कर लेती है, खाल के वस्त्र पहन के अपने आप को जिंदा रख लेती है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से मानव का प्रकृति के साथ सामंजस्य हुआ। और अगर मनुष्य बहुत कठिन परिस्थिति में भी प्रकृति के साथ इस तरह का सामंजस्य बिठाता है तो प्रकृति फिर मानव के, वरना तो वहाँ तो इंसान जी ही नहीं सकता ना। लेकिन मनुष्य अपने अनुकूल प्रकृति के साथ सामंजस्य करता है। चौथा इसमें दिया है कि उत्पादन के जो भी आपके प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं, जैसे कि आपको मिट्टी दी है तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करके कृषि कार्य किए गए, आपको खनिज दिए गए हैं तो उनका विदोहन करके और औद्योगिक संस्थानों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा नए निर्माण करके
नई नई वस्तुएं बनाना, नए नए कार्य करना, ये मानव की बुद्धि का परिचायक है, ना कि प्रकृति की कठिनता का। पांचवा इसमें उद्योग धंधे मानव की उपज है। छठा है कि आधुनिक नगरों का विकास। मनुष्य को प्रकृति ने केवल और केवल भूमि दी थी। अब उस भूमि का उपयोग करते करते आज मानव एक विकसित नगर, महानगर बसाने में सक्षम हो गया है। उसने प्रकृति के द्वारा दी गई भूमि को बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान खोल दिए, बहुत लंबी लंबी सड़कें, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, आपका नौ परिवहन, आपका वायु परिवहन, ये सब बौद्धिक विकास का ही रूप है। तो मनुष्य को प्रकृति बांधती है, ये सच है, लेकिन मनुष्य उसमें अपने अनुसार परिवर्तन कर उस स्थान की जलवायु और उसके अनुसार ढलते हुए अपने विकास कार्य को करता है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं अंत में कि मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृति का दिखाई देता है, लेकिन मानव अपना बौद्धिक शक्ति का उपयोग करके उस कठिनाई में भी अपने आप को जिंदा रखने या अपने आप को सरवाइव करने के रास्ते निकाल लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल कि बरखोहानस्क में भयंकर सर्दी से बचने के लिए और सिंगापुर में भयंकर गर्मी से बचने के लिए व्यक्तियों ने क्या बनाया? एसी बनाया। ग्रीष्मकाल की चीज़ों को कम करने के लिए क्या बने? पंखे, कूलर, एसी। ये सब प्रकृति ने नहीं दिए, ये मनुष्य की बुद्धि के विकास का परिचायक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का मानव ग्लोब में ध्रुव से ध्रुव तक जा रहा है, समुद्र तल से एवरेस्ट तक जा रहा है, प्राकृतिक परिवेश को प्रभावित कर रहा है। तो नियतिवाद की इन आलोचनाओं को देखते हुए एक नई संकल्पना का विकास हुआ, जिसे कहा जाता है संभववाद का विकास। तो ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से समझा चुकी हूँ। बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैं हमेशा आप बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग सेकेंड ईयर के 3 सेक्शन मेरे पास हैं और तीनों सेक्शन के बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर हूँ, आपके फ़ोन नंबर से मैं जुड़ी हुई हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।